मैं मोदी जी पर एक कविता सुनाऊं? हाँ सुनाओ ना, बिल्कुल सुनाओ। सुनिए। अच्छा, एक बार जो सुनना चाहते हैं मोदी जी पर वो हाथ उठाएं। लो जी, सब बड़ी सुनना चाहते हैं। अभी रुचि खत्म नहीं हुई ना। इसी बात को ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि मोदी जी पर आप सुनाएंगे क्या। यही तो आश्चर्य करोगे आपकी मोदी जी पे सुनाऊंगा क्या। एक शब्द खिलाफ नहीं बोलूंगा, एक शब्द उनके पक्ष में नहीं बोलूंगा। और उसमें कविता में हरिओम पवार जिंदा है। मेरी आज भी मान्यता है, जब मैंने 40 साल पहले कविताएं लिखनी शुरू की तब मैंने इस सिद्धांत को स्वीकार लिया था, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों के समर्थन किए, या तो कविताएं मर गई या सरकार गिर गई। मैंने जीवन भर सरकारों का समर्थन किया ही नहीं। एक कविता लिखी, वाजपेयी साहब ने जब परमाणु विस्फोट किए तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैंने उनके परमाणु विस्फोट के समर्थन में एक लंबी कविता लिख मारी और उन्हीं को जा सुनाई। बड़े खुश हुए, बहुत अच्छी लिखी है। मैंने कहा जी, दो बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार बचेगी। और कुछ दिन बाद इतिहास में लिखा हुआ है, कविता बची सरकार गिरी। उसके बाद मैंने सरकारों के पक्ष में नहीं लिखा। अच्छा, पिछले दिनों साहब मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, मैं छिपाऊं भी तो छिपती तो है नहीं बात। मैं बाबा रामदेव के साथ काम करता हूं। जिस सरकार को हटाना चाहते थे बाबा रामदेव, जो आंदोलन चला रहे थे, शायद उसमें कहीं आगे पीछे इधर उधर मैं भी था, गजेंद्र भी था, मैं था, गजेंद्र था, हम बाबा के साथ थे। हालांकि हमें ये नहीं पता था बाबा क्या चाहते हैं। ये हमें आज भी नहीं पता कि बाबा क्या चाहते हैं। ये पता है कि वो 3000 परिधान ला रहे हैं। परिधान एक नई रेंज लेके आ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। अच्छा, जिनको हटाना था वो हटा दिए, जिनको लाना था वो ला दिए। अब हम करें क्या। यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गया मैं, और कोई काम बचा नहीं। तो मैंने एक ऐसी कविता लिखी है, एक शब्द पक्ष में नहीं है उनके, एक शब्द खिलाफ नहीं है उनके। और ये देश बोलता है कविता में। मैं आपको ये कविता सुना देता हूँ, पूरी नहीं, उसका थोड़ा हिस्सा सुना देता हूँ। समय की जो सीमाएं हैं, 1 बजे तक की आयोजकों को परमिशन है। देखिए, मैं कई बार मैं उस कानून को तोड़ने का हिस्सा बन जाता हूं जो बनवाने में मैं कभी योगदान था मेरा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो जनहित याचिका दायर हुई थी साउंड पॉल्यूशन रोकने के लिए, वो हम लोगों ने की थी। मेरठ के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर की थी, उनमें मैं भी था, मेरे भी दस्तखत थे कि देश में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए, ये नॉइज पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जनहित पर पहला फैसला 1996 में जब आया था, वो हमारे कारण आया था। और अब इसको अक्सर मैं ही तोड़ता हूं। क्या मैंने ये पंगा किसके कारण पैदा हुआ? नहीं, ये जरूरी है, लेकिन अब छूट होती है, 15 दिन की छूट हुई बाद में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 साल में 15 दिन ऐसा कोई नियम लागू नहीं होगा। तो उन 15 दिन में से आज 1 दिन है। मैं सुनिए, मन से सुनिए। क्यों साहब, ठीक है ना? ये पीछे बैठे सारे हमारे आदरणीय आयोजक लोग सोच रहे हैं फंस गए, काहे को हाथ गजेंद्र से कहा होगा कि इसे बुलाओ। देखिए, मेरा गड़बड़ ये क्या साहब, जब तक मैं 4 कविताएं नहीं सुना लेता मेरा गला खुलता ही नहीं है। मैं 4-5 साल बाद आया हूं और कई संस्थाओं को मिलके, ये कई संस्थाओं का मिला जुला कार्यक्रम है ना, एक का ही है, अग्रवाल एक ही संस्था है। तो पिछले 4-5 साल से आर्थिक तंगी में थी क्या? शंकर चौक पे कविताएं सुनाते थे। 1 साल पहले आया था। अच्छा, पिछले साल नोटबंदी के कारण रहा होगा। तो फिर तो आपने मोदी सुन ली होगी, फिर क्यों सुनना चाहते हो? हाँ, कोई बात नहीं, कौन सी याद रहती है। चलिए साहब, याद भी हो तो क्या फर्क पड़ता है कि उसका जो अंतिम छंद है वो नया सा है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, मैं ताजों के लिए ताली बजाते रहिएगा सब। देखिए, तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, ताली किसी कविता का मापदंड नहीं है। लेकिन मुश्किल ये हो गई इस देश में कि जब ताली नहीं बज रही होती है ना, तो हमारे मन में ख्याल कि मुझे कुछ भी नहीं गम था
अगर गम था तो ये गम था, मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। हमें लगता है कि सुनी ही नहीं जा रही। और इस देश में ताली बजवाने की एक बड़ी गलत परंपरा बन गई। ये रोग हो गया कवियों को कि वो तालियों की गड़गड़ाहट में कविता पढ़ने लगे। ताली नहीं बजे तो उन्हें कुछ कमी नजर आती है। कोई ताली कविता का मापदंड नहीं है, मैं खुद स्वीकारता हूं। लेकिन अब एक दिन में तो हम ठीक हो नहीं सकते। आप ये उम्मीद करो कि हम राम का मंच है एक दिन में ठीक हो जाए, तो बता अच्छा जहां लगे बजाते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ जाओगे तो मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। एक पंक्ति पर मेरी पूरी कविता की आत्मा टंगी है। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र, सल्यूट, वाह। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लांग किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। लेकिन दरबारों में कभी का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से सत्ता बदली, कविता वहीं से शुरू हुई। भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है। अगली पंक्ति सबको समझ में तो आएगी। अब ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे मैं नहीं जानता। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। वंशवाद, बहुत अच्छा। ये जगबीर राठी के घर गया मैं, तो वहां एक चौधरी बैठे थे हरियाणा के। वो चौधरी बोले भाई इस बार मोदी नहीं आता। मैंने कहा जी अच्छा नहीं आता, कौन आएगा? बोले भाई दूसरा एक चौधरी और बैठा था। बोले भाई भी मायावती जी आ सकें, ममता जी आ सकें, अखिलेश जी आ सकें, राहुल जी आ सकें, शरद पवार आ सकें, सबके नाम लिए। तो पहला वाला चौधरी बोला भाई जब सत्यानाश होना ही है तो फिर सपना चौधरी के बुरी है। और अच्छे, क्या बात है। भारत माँ के घर में, अच्छा आप समझते हो गजेंद्र मैं हंसा नहीं सकता? नहीं, क्यों नहीं हंसा सकता? मैं इतना हंसा सकता हूँ कि हंसी वालों के पोस्टर भी उखाड़ देता हूँ कई बार, पर समय नहीं है आज। क्या ऐसा क्यों हो जाता है? आप तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन हाँ, जी हाँ, कोई बात नहीं आता है। जी हाँ, आपके पास, मेरे पास नहीं। भारत माँ, तो इन्हों को रखो क्यों सुन रहे थे? देखो मैं जाट हूं, मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं देश की सर्वाधिक बौद्धिक कौम अग्रवाल समाज के बीच बैठा हुआ हूं। आपने संस्कार संस्कृति का पोषण किया है, रक्षा की है। जितना इस देश में अग्रसेन समाज ने और जैन समाज ने अपनी संस्कार संस्कृति मर्यादाओं का पालन पोषण किया है, अगर हर कौम ने कर लिया होता तो हिंदुस्तान में कोई भी सांस्कृतिक प्रदूषण हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता, हुआ ही नहीं होता। चलिए, भारत माँ के घरों में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज को गाया था, तारीफ नहीं की, लेकिन कोई काम ऐसा कर दिया हो जो इतिहास में लिखा जाएगा, तो वो मैंने भी लिखा है। समर्थन चाहता हूं पूरे सदन का, आपको लगे कि इस काम की तारीफ तो होनी चाहिए थी। मोदी की तारीफ नहीं है, एक काम की तारीफ है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज को गाया था,
जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले से मेरे श्रोता हैं। लेकिन एक बात कह के जाता हूं, भगवान राम के मंच पर गजेंद्र सोलंकी आज की रात की सबसे ज्ञान की जो मेरे पास बात कहने की है, वो मैं कह के जा रहा हूं। आप जिसके साथ उठते बैठते हो और वो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, तो फिर उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, ये तय करने का अधिकार उस पर मत छोड़ना। ये तुम तय करना कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। बहुत अच्छी बात है। क्या और मैं रिश्ता तय करता हूं, मैं आपसे आशीष मांगता हूं और केवल ये एहसास जीना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं मुझे आप कैसे आशीष देंगे। सुनना, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, बहुत बधाई दी है मैंने परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी। देश एक चेंज चाहता था और देश का कुछ पता नहीं कब चाहने लगे। विजय किसी की नहीं, विजय ये परिवर्तन के यश की थी और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का थोड़ी छोटी करता हूं, एक छंद सुनिए, उसमें हरिओम पंवार बोलता है, जो मूल हरिओम पंवार है, जिसको देश ने बहुत, मैं ऐसा महसूस करता हूं, ये भले ही मैं अपनी कॉपी खुद जांच रहा हूं कि देश मुझे बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, आप भी बहुत प्यार करते हैं। जो इस हरिओम पंवार को देश प्यार करता है, वो हरिओम पंवार बोलता है, सुनना, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, मौन मत होके सुनना, मौन होके मत सुनना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की, ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती, भीगी पलकें सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती, व्यापारी की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन। और मैं कहां तक जा सकता हूं कविता में, यहां तक शायद मैं ही जा सकता हूं, बस सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम ने। अंतिम छंद सुनिए, जिसके लिए इस कविता को चाहा आपको। ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए,
देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर। देखो साहब, सब कुछ है देश में, 10 सेकंड और दो मुझे। केवल देश में संवेदनाएं मर रही हैं। हर सरकार ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि किसी सरकार ने काम नहीं किया होगा। हर सरकार जो कर सकती है करती है, लेकिन संवेदनाएं बचाने में हर सरकार असफल हो गई। एक छोटी सी बात सुना, छोटी सी कहानी है। एक बहुत अमीर महिला एक बहुत महंगी साड़ी पहने हुए एक बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान पे आई और दुकानदार को बुलाया, कांच खोल के, कार का शीशा खोल के, और बुला के कहा, मुझे एक जल्दी से सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं ऐसा करती होंगी। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 85 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। मरते हुए संवेदनाओं को बचाना ही संस्कृति की रक्षा है, वरना तो संस्कृति की धन दौलत से नहीं बचती, संवेदनाएं जिंदा रखने से बचती है। अंतिम छंद इस कविता का सुनाता हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, सुनना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। 12 लाइन है, ये मेरी 12 डिमांड है सरकार से, आपकी ओर से हैं, जनता की ओर से हैं, देश की जनता की ओर से हैं। ये 12 मांग कोई पूरी कर दे, कांग्रेस कर दे, भाजपा कर दे, सपा कर दे, बसपा कर दे, मैं हिमालय चला जाऊं, कविता लिखना छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक ये 12 मांग पूरी नहीं होती, मैं चिल्लाता रहूंगा, चीखता रहूंगा। एक एक लाइन में एक एक डिमांड है। मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना चाहते हैं कि ये मांग हमारी पूरी हो जाए। पहली मांग पढ़ता हूं। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, पहली मांग है। इतनी तालियों से नहीं होगी, थोड़ा और उठाओ, तालियां तो होगी। एक एक लाइन में एक एक मांग सुनाना चाहता हूं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। भूखे मरते हुए, सल्यूट, आपने मेरी बात को पकड़ लिया। भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। युवा खून बेरोजगार है, ये अफसोस खत्म कर दो। भ्रष्ट व्यवस्था से उपजा है जो आक्रोश खत्म कर दो। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। बहुत अच्छा है, क्या बात है, वाह वाह। आदरणीय मोदी जी लाए जापान का प्रधानमंत्री, चीन का राष्ट्रपति, इजराइल का प्रधानमंत्री, और तीनों को अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद में रोड शो अपने घर में। मैं इस दिल्ली में खड़ा होकर बोल के जाता हूं अग्रसेन समाज के अग्रसेन जयंती के इस मंच पर कि आदरणीय मोदी जी, ये देश आपको जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रोड शो करते हुए देखना चाहता है। रोड शो करते हुए देखना चाहता है। और आप दिल्ली के लोग हैं, इस दर्द को जानते होंगे। ये दर्द आपने सहा हो। मैं 28 साल से इस आंसू को पी रहा हूं, 28 साल से दर्द चीख रहा हूं। आपको बात पहुंच जाए मैं कहां बोल रहा हूं, तो मुझे एक बार अब तक की सबसे अधिक ताली बजाकर बताना कि आप इस दर्द के, इस आंसू के, इस चीख के, इस चित्कार के दर्द से कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। आप कम से कम परिचित तो हैं। अगर परिचित भर हैं तो मुझे तालियों से बताना कि आप जानते हैं। कश्मीर में भारत मां की जयकारों के स्वर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। खेलों को नेताओं से, पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की। खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए, याद रहे 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो। तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देख। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए और यहीं विदा करते हैं। गजेंद्र सोलंकी आएंगे, कोई आदरणीय आयोजक आएंगे,
आपको भी धन्यवाद देंगे, कवियों को भी धन्यवाद देंगे। देखो साहब, भारत में पक्षपात खत्म हो जाए ये तो कभी हो नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ये भी नहीं हो सकता। बड़ी मेहनत से पाला पोसा है हमने, तो एक लाइन का पक्षपात तो मेवे से भी हो गया है, आखिरी लाइन का, और आपकी तालियां उसको मंजूर करेंगी। मेरा विश्वास है कि उस पक्षपात को, अगर ये कामना हो किसी की, ऐसा कोई मिल जाए इस कामना में का लिखा जाए, तो फिर कोई गुनाह नहीं है। उस पक्षपात को आप स्वीकार कर लेना। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं गजेंद्र सोलंकी को, मेरा बहुत लाडला प्यारा छोटा भाई, जिसको मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। ओज का, सांस्कृतिक विरासत का ऐसा एक स्वर जो दुनिया में जहां हिंदी जानी जाती है, वहां भारत की संस्कृति संस्कार का ध्वज लेकर वो कविता सुनाने जाता है। मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे हवाई जहाज से डर लगता है, यहां तक कार में आ जाऊं तो मैं तो बस श्रीनगर आता हूं और बस। ठीक है, ये हमारा छोटा भाई जगबीर राठी इस समय भी किसी को मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इस मोबाइल को बंद करके ऊपर हाथ कर, मोबाइल हटा ले, क्योंकि ताली तुझे बजानी है। बढ़िया, हरियाणवी संस्कार संस्कृति का, लोकल डायलेक्ट का एक बहुत प्यारा सा मुस्कुराहट खिलखिलाहट का मसीहा है ये। हंसते हंसते गंभीर बात कहा जाता है। देखा नहीं आपने, हंसते हंसते भगत सिंह का चित्र आपके आंखों के आगे डाल के ऐसा कर दिया जैसे साक्षात भगत सिंह खड़ा हो। ये गुण केवल हमारे गुणवीर जगबीर राठी में। अंतिम छंद सुनिएगा इसका। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश। समर्थन करना, गंभीर पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं एक एक। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। अगर तुम ये सिद्ध करना चाहते हो इस देश में कि सबका साथ सबका विकास ही तुम्हारे दिल में है, तो फिर इस देश में अलवर, दादरी और कासगंज नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सर, नहीं होने चाहिए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है, सामाजिक सद्भाव तुम्हारी सबसे कड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है। ऐसा लगे कि दिल्ली का सरपंच हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो। ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया। ऐसा लगे कि भारत मां का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बधाई दीजिएगा आदरणीय हरिओम परमार जी को। मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से राम राम कर ले, उसके बाद भी कोई ताली नहीं बजावे। और मंच है, ये पवित्र मंच है, इस पे झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी को नहीं बोलनी चाहिए। और जब इतने सच्चे लोग बैठे हो तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये बराबर झूठ बोले जा रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा सर। अंतरराष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी, भाई साहब कोई अंतरराष्ट्रीय नहीं हूं, मैं यहीं पढ़ा रहता हूं सारे दिन। ये बिल्कुल मैं गलत नहीं कहूंगा इस मंच से, मैं कोई पुलिस के सामने क्यों झूठ बोलूं। मैं मेरे बाबूजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इतनी देर से झूठ बोले जा रहे हैं, देश के कोने कोने में, मैं आज तक कोने में नहीं गया। मैं किस लिए कोने में जाऊं जब यहां बीच में कभी सम्मेलन हो रहा है। तो ये करते हैं भाई साहब ये लोग, ये और खुद भी झूठ बोलते हैं, ये दूसरों से भी बुलवाते हैं। ये मनीष भाई बताऊं, मैं झूठ बता रहा हूं सर। 10 साल पहले मैंने फोन करा, मैंने कहा मनीष भाई कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार अमेरिका पहुंच गया, मैं आज तक बस अड्डे तक आगे नहीं गया, यूं अमेरिका पहुंच गया। मैं 1 साल बाद फिर फोन करा, अरे मैंने कहा कहां? बोला इंग्लैंड, जर्मनी। मैं यार जर्मनी में तो कवि सम्मेलन भी नहीं होती, वहां का किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में बुलाया है। मैं यार झूठा आदमी है। मैं घर गया, शक हो गया मेरे को, घर गया, घंटी बजाई, इनकी पत्नी आई, इनका बेटा आया, घर जैसी घंटी बजाई। अरे मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है।
मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा मनीष भाई कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। ये आज माहौल सिर्फ इसलिए है, कोरोना काल में कितने लोगों ने मेहनत की है। हमारी दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, हमारे डॉक्टर्स, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है। और आज सर ने कहा कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से मिलती है, टेंशन होती है। माइक वाला कहां है? थोड़ा सा इको घटा दो, हाँ थोड़ा कम कर दो, थोड़ा और बढ़ा दो वापिस, नहीं वही कर दो जहां था। मैं इसलिए करवाया, ये सारे ताली बजा रहे, हम कविता पढ़ रहे, तुम खाली बैठे हो। ये नहीं होना चाहिए भाई, देश में सारे मेहनत करेंगे। ये सर ये गलत बात है ना। अब देखो, अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे मनीष भाई हैं, ये सब लोग मेहनत करते हैं। ये शंभू है भाई हमारा, इतना बढ़िया पढ़ के गया है। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, कोरोना से पहले इस कवियों की स्थिति इतनी दयनीय थी। ये शंभू मेरे पास आया, बोला अनिल भाई काम नहीं है। मैं यार शंभू मैं क्या करूं, मेरे पास भी नहीं है। बोला यार कोई काम दिलवा, मैं 200 रुपए रोज मिलेंगे। बोला क्या? मैं बोला हमारा सर्कस लाग गया है पीतमपुरा में, उनका बालू मर गया। बोला फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं यार, वो देख तू देख ले यार, देख मैं तेरे, देख तू भाई है मेरा छोटा। बोला करना क्या होगा? मैं कुछ नहीं यार, तू भालू का नकाब ओढ़ के वहां सर्कस में कूदना है, मैं भालू और क्या करना है। और तू नहीं नकाब ओढ़ेगा जब भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये देखो मुझे माहौल कुछ जितना माहौल चाहिए उस माहौल से ज्यादा इसलिए चाहिए साहब कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। हम कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, जब तक चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी नहीं है, हमें लगता है कि शायद जीवन सार्थक नहीं है। दोस्तों, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। वाह वाह, क्या मैं हमेशा ही अच्छा पढ़ता हूं। ये मैं सच बता रहा हूं सर, आप बैठे हो, प्रोटोकॉल थोड़ा ज्यादा हो जाता है जब बड़े अफसर बैठे होते हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, वैसा मैं झूठ क्यों बोलूं। परसों की बात है, मोदी जी का मेरे पास 12:30 फोन आया, मजाक मत उड़ाओ, आया था। अब ये कौन बताएगा बाबूजी, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं, अच्छा नहीं लगता, ये करेंगे नहीं, और आपको पता कैसे चलेगा। पर्दे के पीछे बहुत काम होते हैं। धारा 370 हटी, मेरे पास टेलीफोन आया, मोदी जी ने पूछा, मैंने कहा कोई नहीं हटा दो। राम मंदिर, बोले अनिल, मैंने कहा कर दो। सर्जिकल स्ट्राइक, अनिल, मैंने कहा हाँ कर दो। नोटबंदी मैंने मना करी, इसने करवाई। हाँ ये है बात। लेकिन दोस्तों ये मस्ती की बात है। एक छंद पढ़ता हूं आपके समक्ष, और हरियाणा की तो मस्ती हमारे अलग है। अभी अरुण भाई बैठे हैं, मैं तो अभी मेट्रो में बैठ लिया, एक ताऊ मिल गया मेरे को, मेरे से बोला ना छोरे बलबीर का है। मैं बोला ना ताऊ, मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ के कहां चैन हरियाणा का था। बोला बलबीर का है। बताओ 3 बार मना कर ली, मैं बलबीर का को नहीं, पर हरियाणा का ताऊ जितना बड़ा होता जाएगा उतना ऊत होता जाएगा। अरे बोला बलबीर का है, मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? तू नहीं लागता है। और हमारे तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, छोटे छोटे बच्चे मस्त होते हैं, जितने बच्चे हैं। वो एक बच्चे से पूछ लिया कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका कांग्रेस नहीं, राजनीतिक मस्ती की बात बता रहा हूं मैं आपको। हमारे हरियाणा का बच्चा एक से एक मस्त पढ़े में, वो एक का रिजल्ट आने वाला था, जैसे ही रिजल्ट आने वाला था पिताजी ने साफ साफ कह दी उससे, नुका भाई तेरा रिजल्ट आने वाला है, तू ओपन मत करियो अपना रिजल्ट, तेरे से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। बोला फिर इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। बच्चे का रिजल्ट आ गया। अगले दिन जैसे ही आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, पापा ने इशारा करके पूछा बच्चे रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हरियाणा का था। बोला पापा साचे दरबार की, कोई नंबर नहीं, बिल्कुल साफ अंडा। ये मस्ती हमारे पाई जाती है।